आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य के ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की है। इस आदर्श राज्य के आधार क्या होंगे, क्या इसके पिलर्स होंगे, किसका नेतृत्व होगा, समाज का स्वरूप क्या होगा, समाज का वर्गों की जो व्यवस्था है वो क्या रहेगी, ये सारा समझने के लिए हमें प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का अध्ययन करना पड़ेगा। और जब हम प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो के सारे राजनीतिक चिंतन का आधार है या उसके राजनीतिक चिंतन का जो एम है वह है एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। तो अब प्रश्न यह है कि प्लेटो का आदर्श राज्य है क्या। तो प्लेटो के आदर्श राज्य को समझने के लिए हम उसके को कई चरणों में बांट के कई स्टेजेस में, कई कंपोनेंट में बांट के देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझने की जो ज़रूरत है वो यह है कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात करते हैं उस आदर्श राज्य के अंदर राज्य यानी कि जो संस्था होगी और व्यक्ति इंडिविजुअल, उसके बीच में संबंध कैसा पाया जाएगा। तो ये कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि राज्य और व्यक्ति का संबंध क्या है जो प्लेटो अपने आदर्श राज्य में स्थापित करना चाहता है। क्योंकि राज्य स्थापित करने का कोई अल्टीमेट गोल तो होता ही है। क्यों हम किसी राज्य रूपी संस्था का स्थापना कर रहे हैं, उसमें व्यक्ति राज्य के बीच में संबंध क्या रहेंगे, कौन कौन से उनके बीच में शक्तियों और दायित्वों का क्लासिफिकेशन होगा। तो ये सब समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि प्लेटो के आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि प्लेटो जिस आदर्श राज्य की बात करता है उस आदर्श राज्य के निर्माण की 3 स्टेजेस हैं। 3 चरणों में वो आदर्श राज्य की स्थापना की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेज जिसको बोला गया है, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है। तो प्लेटो बताते हैं कि जब आदर्श राज्य का निर्माण होता है तो पहली जो स्टेज होगी उस पहली स्टेज के अंदर प्रोड्यूसिंग क्लास का निर्माण होता है। प्रोड्यूसिंग मतलब एक उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है और इस उत्पादक वर्ग के 2 कार्डियल वर्च्यूज़ उन्होंने बताए हैं। पहला लव ऑफ वेल्थ, अर्थात ये उत्पादक वर्ग होगा उसकी जो चारित्रिक विशेषता होगी उसका पहला गुण ये होगा कि धन के प्रति इनकी लालसा रहेगी, धन के प्रति लगाव रहेगा। दूसरा एपिटाइट, इसे वासना या सुधा भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज में जिस वर्ग का निर्माण होता है उसका नाम प्लेटो प्रोड्यूसिंग क्लास रखता है और उस क्लास की 2 वर्च्यूज़ वो बताते हैं। पहला वर्च्यू है लव ऑफ वेल्थ और सेकंड वर्च्यू है एपिटाइट। ये जो पहली जो स्टेज था उस स्टेज के अंदर अपने इस आदर्श राज्य निर्माण को लेकर प्लेटो 2 थ्योरीज प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर आदर्श राज्य का निर्माण करने की दिशा में प्लेटो आगे बढ़ता है। तो ये थ्योरीज कौन कौन सी थी। तो पहली जो थ्योरी थी वो उसका जो चिंतन था, मूल था किसी चीज़ के अंदर आने, तो वो पहली जो सिद्धांत था वह था कि डिवीज़न ऑफ लेबर, अर्थात श्रम का विभाजन, ये सिद्धांत एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट स्टेज के ऊपर। दूसरा सिद्धांत था स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि कार्यों का विशेषीकरण। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की जो प्रथम स्टेज है उसमें 2 सिद्धांतों का जिक्र करता है, डिवीजन ऑफ लेबर और दूसरा है स्पेशलाइजेशन ऑफ पावर। ये जो थ्योरी थी जिसके आधार पर उसके आदर्श राज्य की पहली स्टेज का निर्माण प्रारंभ होता है। अब मुद्दा ये है, देखने के वाला है कि इसका आधार क्या था। फर्स्ट स्टेज जिसका निर्माण वो करते हैं तो उसका प्लेटो आधार क्या बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेज का जो आधार था वह यह था कि व्यक्तियों की इकोनॉमिक नीड्स पूरी हों, अर्थात इकोनॉमिक्स नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, ये इस प्रथम
स्टेज का उद्देश्य रहा है, क्योंकि प्लेटो का ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता, कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता। इसलिए जब एक बेहतर समाज के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है तो लोगों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता होती है, और जब वो मिलजुल के काम करेंगे तभी उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण की जो दूसरी जो स्टेज है, जो दूसरा स्तर है, उस स्तर के अंदर जिस वर्ग का निर्माण वो करते हैं उसका नाम है सैनिक वर्ग। वो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इसे एक्सिलरी क्लास के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो दूसरा वर्ग है, ये जो सैनिक वर्ग है, तो इसके कार्डियल वर्च्यू है, दो कार्डियल वर्च्यू। पहला स्पिरिट और दूसरा है कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना। यानी कि दो कार्डियल वर्च्यू सेकेंड स्टेज में जिस क्लास का निर्माण होता है, जिसको वो सैनिक वर्ग बोलता है, एक्सिलरी क्लास बोलता है, उसके दो वर्च्यूज रहे हैं। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु प्लेटो का ऐसा मानना है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु केवल आर्थिक आवश्यकता ही पूरी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए व्यक्ति की सांस्कृतिक व मानसिक इच्छाओं की तृप्ति भी आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और जब व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा तो एक आदर्श राज्य के निर्माण की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस दूसरी स्टेज में प्लेटो कहता है, क्योंकि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है, सर्वांगीण विकास अपरिहार्य है, तो इसके लिए सर्वांगीण विकास के लिए एक जनसंख्या के निश्चित भाग का होना भी जरूरी है। एक निश्चित जनसंख्या उस क्षेत्र में होनी चाहिए, क्योंकि पहले स्टेज में प्लेटो बता चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में आत्मनिर्भर अर्थात पूर्ण नहीं है। अब चूंकि वो पूर्ण नहीं है तो सर्वांगीण विकास की तरफ जाना है, तो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो पहले स्टेज में कर देते हैं। तो सर्वांगीण विकास से दूसरी स्टेज में जो कहता है कि ये चीज़ें भी व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, तो पहले उससे बताता है एक जनसंख्या का निश्चित आकार होना जरूरी है। दूसरा वो कहता है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भूमि की भी आवश्यकता होती है। तो अब चूंकि दूसरी स्टेज में प्लेटो कहते हैं एक जनसंख्या होनी चाहिए और भूभाग भी होना चाहिए, तो दोनों की जरूरत हैं। तो इसके लिए प्लेटो कहते हैं कि जनसंख्या और भूभाग दोनों की रक्षा के लिए एक रक्षक यानी कि डिफेंसिव क्लास का होना भी ज़रूरी है, जिसे वो एक्सिलरी क्लास के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, प्लेटो का जो सैनिक वर्ग है वो कोई ऑफेंसिव प्रकृति की कल्पना से प्रेरित नहीं है, बल्कि वह तो केवल डिफेंसिव नेचर का है, अर्थात उसकी जनसंख्या यानी कि उसकी जान और उसकी माल यानी कि उसकी भूमि की रक्षा के लिए इस वर्ग का होना जरूरी है। तीसरी स्टेज में प्लेटो कहते हैं कि जो तीसरा जो स्तर आएगा राज्य निर्माण के, उसमें जिस वर्ग का है उसका नाम देते हैं, निर्माण होता है, उसका नाम है फिलोसोफर किंग अर्थात दार्शनिक शासक। और इस तीसरे वर्ग का जो कार्डियल वर्च्यू होगा वह होगा रीजन। इस प्रकार प्लेटो 3 चरणों में राज्य के निर्माण की बात करते हैं। उन 3 चरणों में क्रमशः 3 वर्गों का निर्माण होता है, जो राज्य की मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात प्रोडक्शन, दूसरा डिफेंस और तीसरा रूल, इन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इन 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के पीछे 3 विशेष गुणों को वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका नाम है जो 3 गुण निम्नलिखित रूप से हैं, एपिटाइट, स्पिरिट एंड रीजन। इन 3 गुणों के आधार पर वो है उस 3 स्टेजेस का निर्माण करता है। अब चूंकि प्लेटो बार बार 3 गुणों की बात कर रहे हैं, 3 वर्गों की बात कर रहे हैं, तो अब हमें देखने की आवश्यकता है ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? जो 3 वर्गों में का जब हम जिक्र करते हैं तो प्लेटो के 3 वर्ग हैं। पहला है उत्पादक वर्ग, दूसरा है सैनिक वर्ग और तीसरा है दार्शनिक शासक वर्ग। तो ये
तीन वर्ग हैं जिसके आधार पर प्लेटो अपने एक आदर्श राज्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं, और तीनों वर्ग के उन्होंने अलग अलग दायित्वों का निर्धारण भी किया है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य का फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन उसका बेस क्या है। हमने पहले भी चर्चा की है कि जब आदर्श राज्य के निर्माण की दिशा में बढ़ रहा है तो दो थ्योरीज उनको मोटिवेट करती हैं। पहली थ्योरी है डिवीजन ऑफ लेबर की, और दूसरी थ्योरी है स्पेशलाइजेशन ऑफ पावर की। इस स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन और डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत के आधार पर उस राज्य की जो नींव है, फाउंडेशन है, वह प्लेटो जस्टिस के रूप में स्थापित करते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्डियल वर्च्यू के अनुरूप आचरण करे और उस आचरण के अनुरूप समाज का संचालन हो। तो यह जो संचालन का पथ होगा, यह एक न्यायशील पथ होगा जो आदर्श राज्य के निर्माण के लिए आधारशिला का काम करेगा, और इस आधारशिला को प्लेटो जस्टिस का नाम देते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण की दिशा में जिस भवन का वो निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आर्किटेक्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट की जब जिक्र करते हैं तो वो राज्य रूपी जो संस्था है उसको भवन रूपी मानक का रूप देने का प्रयास करते हैं। तो उसका फाउंडेशन यानी कि उसकी जो नींव है, उसकी आधारशिला है, वह तो जस्टिस को बनाया उन्होंने, न्याय सिद्धांत को। तो उसके दो भवन के दो पिलर हैं जिस पे वो टिका हुआ है। पहले पिलर का नाम है एजुकेशन और दूसरे पिलर का नाम है कम्युनिज्म, अर्थात शिक्षा और साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य रूपी भवन के दो आधारशिलाएं हैं। अब शीर्ष स्तर पे क्या है? जब प्लेटो के आदर्श राज्य रूपी मकान का जो निर्माण करता है तो उसके शीर्ष के ऊपर जो है नेतृत्व है, और वह एक दार्शनिक शासक को सौंपते हैं। वह दार्शनिक शासक का मतलब कोई एक अतिमानव नहीं है, बल्कि दार्शनिक शासक का मतलब एक ऐसे वर्ग से है जो परम विवेकी हो, निर्लिप्त भाव से काम करता हो, पूरी तरह से राज्य के प्रति ही समर्पित हो और सर्वगुण संपन्न हो। तो इस प्रकार के राज्य को प्लेटो आदर्श राज्य की संज्ञा देते हैं, और अपनी पुस्तक रिपब्लिक में वो आदर्श राज्य रूपी सिद्धांत की पूरी तरह व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य सिद्धांत का निर्माण किया। ये हम सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी पढ़ते आए हैं, और लेकिन उस आदर्श राज्य के निर्माण की आलोचनाएं क्या रही, क्या क्या कमियां रहीं, इसको लेके कुछ विद्वानों का इस संदर्भ में अलग अलग मत है। जैसे हम बात करें इसके आलोचनात्मक दृष्टि से, अगर इसको देखा जाए तो प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में डनिंग का कहना है कि यह एक अव्यवहारिक अवधारणा है। इसमें व्यवहार जैसी कोई, अर्थात वो एक काल्पनिक अवधारणा है। अगर हम ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी पुस्तक के लेखक कार्ल पॉपर का देखें इस दिशा में दृष्टिकोण, तो कार्ल पॉपर प्लेटो के आदर्श राज्य को सर्वाधिकारवाद की प्रतिमूर्ति बताते हैं। अर्थात प्लेटो का आदर्श राज्य सर्वाधिकारवाद की ओर पलायन करता है। रशेल का मानना है कि प्लेटो का आदर्श राज्य रोमांसवाद है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है, उसकी व्यवहारिकता कुछ भी नहीं है, अर्थात व्यवहारिकता शून्य है। तो अब प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचनात्मक विश्लेषण में हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य एक यूटोपियन स्टेट है। प्लेटो के आदर्श राज्य सिर्फ कल्पनाओं पर आधारित है, और अगर प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य के बीच में संबंध को देखा जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा प्रहार होता है, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित है। अगर हम पक्षपाती दृष्टिकोण से देखें तो प्लेटो के आदर्श राज्य में जिस शिक्षा व्यवस्था की बात की गई है, जिस शिक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, दिखने में वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन उस शिक्षा सिद्धांत में
उत्पादक वर्ग अर्थात प्रोड्यूसिंग क्लास की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। और उत्पादक वर्ग को शिक्षा में ही नहीं बल्कि समाज में जो स्टेटस उसका होना चाहिए, समाज में जो स्थान होना चाहिए, वो भी बहुत निम्न दर्जे का दिया गया है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के शीर्ष पर जिस दार्शनिक शासक की स्थापना करते हैं, वह दार्शनिक एक निरंकुश शासन का प्रतिनिधि दिखाई देता है और प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर उसे प्रबुद्ध निरंकुशतावाद की संज्ञा देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की स्थापना की, उसके अंदर सैद्धांतिक दृष्टि से उन्होंने बहुत ही एक सुंदर फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है। लेकिन अगर व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से देखें तो उस प्लेटो के आदर्श राज्य के अंदर राज्य के बहुत सारे निरंकुश तत्वों, बहुत सारे नकारात्मक तत्वों को भी रेखांकित किया जा सकता है। न तो वहाँ पे कानून का कोई जिक्र है, शासक के पास क्षमताएं हैं, समाज का जो एक प्रोड्यूसिंग क्लास है उसके पास कोई विशेष स्थान और महत्व भी उसका नहीं है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी हम जिस जिस लिबर्टी की ज़रूरत महसूस करता है व्यक्ति सर्वांगीण विकास के लिए, वह भी वहाँ पे नज़र नहीं आती है। थैंक यू।